राधे राधे. Hello everyone. So let's begin with new episode. वह दोनों की तरफ देखते हुए बोला, बस हो गया. अने और दृष्टि भाभी को हल्दी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. उन दोनों को पहले ही काफ़ी हल्दी लग चुकी है. शौर्य विवेक की तरफ देखते हुए बोला, अरे भाई, अगर हम इतने मन से उन्हें हल्दी लगाना चाहते हैं तो आप रोक क्यों रहे हैं? ज़्यादा हल्दी लगाने से थोड़े उनके फेस पर पिंपल हो जाएंगे. ये बोलने पर विवेक की तरफ देखते हुए अपनी बत्ती सी दिखाता है. विवेक उसे जानलेवा नज़रों से घूरते हुए बोला, अगर तुम्हें अपने अन्य भाई की चप्पल खानी है तो शौक से जाओ. शौर्य सवालिया नज़रों से विवेक की तरफ देखता है तो युवान को विवेक की बात पर पॉइंट नज़र आता है, क्योंकि उसे पता था कि अनय दृष्टि को लेकर कितना पॉजिटिव है. अगर दोनों ने अपनी चाइल्डिश हरकतों से उसे मोमेंट्स को ख़राब किया तो अनय भाई तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले. युवान समझदारी दिखाते हुए बोला, बड़ी, मुझे चप्पल नहीं खानी. अगर तुझे खानी है तो तू जा सकता है. और युवान की तरफ देखते हुए बोला, नहीं बड़ी, मैं अकेले ही क्यों खाऊं? अगर तू नहीं खाने वाला तो मैं भी नहीं खाऊंगा, समझे? विवेक दोनों को देखकर अपना माथा रगड़ते हुए बोला, पता नहीं किन दो बेवकूफ़ों के बीच में फंस गया. अच्छा खासा जीविका के साथ रोमांस कर रहा था, पर इन गधों ने सब बुड़गोबर कर दिया. खाने की बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई लजीज डिश टेस्ट करनी हो. गधे कहेंगे. युवान और शौर्य को आपस में ही एक अलग ही डिस्कशन में लगे थे. उन्हें तो विवेक की बातें समझ ही नहीं आई, क्योंकि विवेक ने यह बहुत धीरे से कहा था. पर जीविका तो उसके पास ही खड़ी थी. उसे सब सुनाई दे भी रहा था और समझ भी आ गया. वह मुंह दबाकर विवेक की सिचुएशन पर हंसने लगी. विवेक ने अपनी आंखें छोटी करके जीविका को देखा. वह उसके थोड़ा और करीब हुआ और उसकी कमर पर पिंच करते हुए बोला, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, आजकल तुम ज़्यादा ही हंस रही हो, है ना? ये बोलते हुए वह जीविका की तरफ घूरने लगा. जीविका ने भी इस बार बहादुरी दिखाते हुए विवेक की तरफ आंखें दिखाने लगी और धीरे से फुसफुसाकर बोली, मेरा मुंह है, मैं हंसूं या रोऊं, इससे आपको क्या? विवेक तो जीविका को देखता ही रह गया, जो उसके भाई के एक दिन के संगत में ही उसे आंखें दिखाने लगी. वह सोचने लगा कि जब दोनों की शादी हो जाएगी तो क्या होगा. वह खुद से बोला, नहीं, इस शौर्य के बच्चे को जीविका से दूर रखना होगा, ताकि अपनी भाभी को कोई उजुल फुजुल हरकतें ना सिखा दे. इससे तो मैं बाद में निपट लूँगा. वह जीविका की तरफ अपनी इंटेंस आंखों से देखते हुए बोला, अच्छा जी, लगता है अब तुम्हें मुझसे डर भी नहीं लग रहा है. जीविका भी खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए हिम्मत करके बोली, आप कोई डरने वाली है चीज़ें जो मुझे खा जाएंगे, या कोई शेर जो मैं आपसे डरूं? विवेक उसकी तरफ हल्का सा झुकते हुए बोला, ओह, तो ये बात है. मैं तुम्हें शेर की तरह खा नहीं सकता, इसलिए अब तुम्हें मुझसे डर भी नहीं लग सकता. जीविका ने मासूमियत से हाँ में पलकें झपका दी, क्योंकि उसे विवेक की बातों के पीछे की शरारत समझ में नहीं आई. जीविका अभी भी अपनी टिमटिमाती प्यारी आंखों से विवेक को देखने में लगी थी. उसे ऐसा करते देख विवेक को उस पर इतना प्यार आ रहा था कि उसका मन कर रहा था वह अभी जीविका के होठों को चूम ले और उसे प्यार करे. वह जीविका की तरफ देखते हुए अपने मन में बोला, जीविका, अगर तुम ऐसे ही क्यूट हरकतें करती रही तो मैं कैसे तुम्हें से दूर हो पाऊंगा? तुम इतनी मासूम और प्यारी क्यों हो मेरी जान? शौर्य और युवान, जो कि एक अलग ही डिस्कशन पर लगे हुए थे, जैसे ही उनकी निगाहें विवेक और जीविका पर गई, दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि विवेक जीविका को इस तरह देख रहा था जैसे कि अभी अभी किस कर लेगा. शौर्य तो अपने भाई का ऐसा रूप देखकर सदमे में ही चला गया. उसे कभी नहीं लगा था कि विवेक किसी लड़की से प्यार में इस तरह पड़ जाएगा. युवान ने अपना गला साफ करते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, भाई, अगर आप दोनों को रोमांस ही करना है तो रूम में जाकर करो. ऐसे हम दोनों छोटे छोटे प्यारे बच्चों के सामने ये सब करोगे तो हम क्या सीखेंगे आपसे? ये बोलते हुए वह अपनी बत्ती सी दिखाने लगा. विवेक युवान को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला, अच्छा, जरा ये तो देख लो कि यहाँ पर मुंह उठाकर आया कौन है. हम दोनों तो ऑलरेडी कमरे में थे. शौर्य और युवान ने एक दूसरे को देखा. फिर दोनों को रियलाइज़ हुआ कि घुसपैठिए तो उन्होंने ही किया है.
वो विवेक की तरफ देखकर खिसियाकर हंसने लगे। इससे पहले कि विवेक उन्हें अपनी आंखों से घूरकर मार डालते, उन्हें वहां से भागना ही ठीक समझा। दोनों वहां से जाने लगे तो जीविका भी दबे पांव वहीं से निकलने लगी, पर इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर जा पाती, विवेक ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। युवान और शौर्य तो वहां से निकल चुके थे और जीविका एक बार फिर वहीं फंस चुकी थी। विवेक उसे अपने सामने करते हुए बोला, भागने की कोशिश की तो? विवेक को इंटेंस चेहरों को देखकर जीविका उसके सामने पप्पी फेस बनाते हुए बोली, विवेक प्लीज जाने दीजिए ना। विवेक जीविका को उसकी नजरों कमर से थाम कर उसके चेहरे पर आ रहे बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए बोला, पर तुम्हें जाने कहाँ है? थोड़ी देर तक मेरे पास रहो, फिर चली जाना। विवेक ने यह बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर जीविका खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, आपके पास रहकर मरना नहीं है मुझे। विवेक उसकी तरफ अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? जीविका ने झट से नाम में सिर हिला दिया। ऐसा करते हुए वह किसी छोटी सी प्यारी बच्ची लग रही थी। विवेक को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने जीविका के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके गुलाबी होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, तुम इतनी मासूम और प्यारी क्यों? ये बोलते हुए विवेक की आंखें में जीविका के लिए प्यार साफ साफ झलक रहा था। जीविका विवेक के सीने से सिर निकालकर विवेक के चेहरे को तरफ देखते हुए बोली, विवेक प्लीज़। ये बोलते हुए वह पाउट बना लेती है। विवेक उसके होठों को आहिस्ते से चूम कर उसे रिलीज कर देता है, जिससे जीविका फुदकते हुए वहाँ से जाने लगी। ऐसा करते हुए वह वेद की बड़ी बहन लग रही थी। विवेक उसे स्माइल करते हुए जाते देख खुद से ही बोला, यक्षित और वन्या भाभी को 3-3 बच्चों को संभालना पड़ता होगा। ये बोलकर वह वहाँ से निकल गया। अनय ने रूम में दृष्टि चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई। उसने अनय का दिया एक डार्क पिंक कलर का खूबसूरत सा अनारकली सूट पहना हुआ था और गले में एक दुपट्टा लिया हुआ था। इस लुक में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे गीले बाल खुले हुए थे। अनय उसकी तरफ एक बार फिर देख रहा था, क्योंकि अनय उसे हमेशा ऑफिस वियर में ही देखता था, इसलिए दृष्टि को इस तरह देखकर आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर लो। अनय ने यह कहा ही था कि तभी वन्या और जीविका वहां पहुंच गई। जीविका दृष्टि को एक हाथ पकड़े हुए बोली, दी अब आप अनय जीजू के रूम में आना जाना नहीं कर सकती। अनय और दृष्टि दोनों सवालिया नजरों से जीविका की तरफ देखने लगे। उन्हें जीविका की तरफ इस तरह देख कर वन्या हंसते हुए बोली, अरे तुम दोनों को जीविका को ऐसे क्या देख रहे हो? बस शादी तक वो एक दूसरे से मिलने से मना कर रही है, जिंदगी भर ना मिलने के लिए नहीं। तभी वहाँ शगुन जी आ जाती हैं। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी उम्र 50 से पार है और वो अभी भी काफ़ी यंग और ब्यूटीफुल लगती थी। शगुन जी अनय की तरफ देखते हुए बोली, वन्या और जीविका सही कह रही है। अनय और दृष्टि बेटा, अब तुम दोनों शादी के बाद ही एक दूसरे से मिल सकते हो। यह बोलते हुए वह दृष्टि को अपने साथ लेकर जाने लगी। अनय तो उन्हें जाते हुए देखता रह गया। वह उन्हें पीछे से आवाज़ देते हुए बोला, अरे आंटी सुनिए तो, एक बार मुझे उसे ठीक से देख लेने दीजिए। अनय की ऐसी बात देखकर दृष्टि के फेस पर ब्लश वाली स्माइल आ गई। वहीं जीविका और वन्या भी अनय की हालत देखकर हंसने लगे। शगुन जी अनय को आंखें दिखाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, कुछ ही दिनों में तो दृष्टि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी होने वाली है और तुमसे जरा सी दूरी की बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ, अनय अब क्या ही बोलता। अब तो उसे दृष्टि से एक पल भी दूर नहीं रह जा रहा था। जैसे जैसे शादी की डेट पास आ रही थी, वह दृष्टि से और दूर नहीं रह पा रहा था। दृष्टि का भी यही हाल था। भले ही वे अपने चेहरे पर से ये जाहिर होने नहीं दे रही थी, पर अंदर ही अंदर वह भी अनय को होने के लिए बेकरार थी। दृष्टि के जाने के बाद अनय अपने बेड पर आया और एक तरफ लेट गया। फिर उसने सर पर कोहनी का सपोर्ट लेते हुए अपने दूसरे साइड को अपने हाथों से सहलाने लगा। वह उसे सहलाते हुए बोला, बस कुछ दिन और, फिर मेरी हर समय की शुरुआत तुम्हारे चेहरे को देखकर होगी मिसेस रजावत। फिर वह सीलिंग की तरफ देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। थकान की वजह से वह जल्दी ही नींद के आगोश में चला गया।
जीविका, वन्या, दृष्टि और शगुन जी चारों नीचे की तरफ लिविंग रूम के एरिया में आ गए, जहाँ चैतन्य, दादाजी, अनिल जी, कार्तिक और गौतम जी पहले से ही बैठे थे। जीविका और बाकी चारों भी वहीं बैठ गए। गौतम जी सबकी तरफ देखते बोले, आज आप सब यहीं रजावत मेंशन में ही रहने वाले हैं? अनिल जी गौतम जी की तरफ देखते हुए बोले, पर गौतम। उन्होंने इतना ही कहा था कि गौतम जी बीच में ही उनकी बात काटते हुए बोले, पर कुछ नहीं, आज आप सबको यहाँ रहने पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। गौतम जी के इस तरह कहने पर चैतन्य दादाजी हंसते हुए बोले, अरे हाँ भाई, इसमें इतना नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है, हम सब आज यहीं रहने वाले हैं, आप खुश? दादाजी की बातें सुनकर गौतम जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, साथ ही सबके चेहरे भी एक साथ मुस्कान और खिल जाते हैं। तभी विवेक और यक्षित साथ में वहाँ से आते हुए नजर आए। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? इसके पहले कि यक्षित जवाब देता, गौतम जी पहले ही बोल पड़े, यक्षित बेटा, आज तुम सबको अपने मैंशन जाने की परमिशन नहीं है, आज तुम सब यहीं रजावत मैंशन में रहोगे। ये बोलते ही गौतम जी के फेस पर एक अलग ही चमक थी। वे अपने बेस्ट फ्रेंड अनिल जी और कार्तिक जी दोनों की फैमिली को अपनी फैमिली मानते थे। यक्षित उनकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है अंकल, आज हम सब यहीं रहेंगे। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, ऑफिस, मैं कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए जाना पड़ रहा है। ये सुनकर वन्या का तो जैसे मुंह ही लटक गया। उसे फील हो रहा था कि आज रजावत मेंशन में होने पर वह यक्षित के साथ पूरा दिन स्पेंड कर पाएगी। वन्या का लटका हुआ चेहरा देखकर यक्षित वन्या को अपनी आंखों के इशारे से बाहर चलने को बोला। वन्या उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। यक्षित उसके लटके हुए चेहरे को अपने हाथ में भर कर बोला, वाइफी, तुम इतनी सैड क्यों हो रही हो? वन्या मुंह लटकाते बोली, यक्षित, मुझे लगा था कि आप कम से कम आज का पूरा दिन तो मैं आपके साथ बिताऊंगी, पर आप तो जा रहे हैं। ये बोलते हुए वन्या की मायूसी साफ साफ नजर आ रही थी। वह यक्षित के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। यक्षित भी ये बात जानता था कि अपने ऑफिस और बिजनेस के चक्कर में वह वन्या को उतना टाइम नहीं दे पाता था जितना वो डिज़र्व करती थी। यक्षित उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, वाइफी, मैं जल्दी आ जाऊँगा। और अगर काम ज़रूरी नहीं हुआ तो मैं जाता ही नहीं, पर काम इम्पोर्टेंट है, इसलिए जाना पड़ रहा है। वन्या ने मुंह लटकाए हुए ही हाँ में सिर हिला दिया। यक्षित उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए बोला, ये क्या वाइफी, चलो अपना फेस ठीक करो, ऐसे मुंह लटकाए हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। यक्षित के कहते ही वन्या हल्का सा मुस्कुराई। यक्षित उसके गालों को चूमते हुए बोला, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तब तक तुम अपना और हमारा छोटे शैतान का ध्यान रखना। ये बोलते हुए अपनी कार की तरफ चला गया। विवेक भी अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, मॉम, मैं भी ऑफिस से होकर आ रहा हूँ। फिर वह भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आज शाम को दृष्टि की मेहंदी थी, इसलिए सभी रेस्ट करने के लिए चले गए, तभी शाम फंक्शन को अच्छी तरह एंजॉय कर पाएंगे। ये भी रजावत मेंशन में मिले अपने और यक्षित के कमरे की ओर जाने लगती है। इतने में ही वेद मम्मा मम्मा करते हुए उसके पास आ जाता है और वन्या हैरान होती है कि कैसे वेद को पता पड़ा कि उसका कमरा यही है, और वो उस कमरे में आके उसे कहता है, डैडी को मिला है। वेद वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा, डैडी कहाँ है? वेदांश को डैडी के साथ खेलना है। ये बोलते हुए वो अपने छोटे हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए बेड पर चढ़ जाता है। तो वेद वन्या उसे ऊपर खींचते हुए बोली, वेद बेबी, आपके डैडी को ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो ऑफिस गए हैं। वेद अपनी मम्मी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा, डैडी कब आएंगे? ये बोलते हुए छोटे से वेद के चेहरे पर भी एक मासूमी छा जाती है। वन्या अपने बेबी के गालों के पास सहलाते हुए बोली, आ जाएंगे बेटा, पर आप बहुत खेल चुके हैं, अब आप कुछ रेस्ट कर लीजिए। ये बोलते हुए वेद के माथे को चूमते हुए से बोली, पर बेबी, आपको कैसे पता चला कि ये मम्मी और डैडी का कमरा है? वेद अपनी मम्मा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला,
मम्मा मुझे दीपिका माथी ने बताया। वेद वन्या वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है, फिर वेद को अपने सीने में छिपा लेती है और फिर दोनों मिलकर बहुत मस्ती करते हैं और काफ़ी थक जाते हैं। मम्मा के पास सोने से वेद को एक सुकून की नींद आ जाती है और वह जल्दी ही अपनी पलकें बंद कर लेता है। वन्या उसके पीठ को सहलाते हुए, उसके गालों को चूमते हुए खुद भी नींद में चली जाती है। सिंघानिया एम्पायर्स मीटिंग रूम। यक्षित अपनी एक स्पेशल टीम के साथ मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। वहाँ का माहौल पूरी तरह से सर्द हो चुका था। यक्षित के चेहरे पे भी कठोर एक्सप्रेशन थे। उसकी स्पेशल टीम में एक मेंबर बोला, बॉस 2 दिन पहले उस इंसान की लोकेशन मुंबई शो कर रही थी, पर इस वक्त वो 4-5 अलग अलग जगहों पर शो हो रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि चारों पांचों ही लोकेशन की एक दूसरे से बहुत दूर है। ये सुनकर यक्षित का चेहरा भावहीन हो गया। वह बस अपनी टीम की बातें सुन रहा था। यक्षित की तरफ देखकर उसके एक बोला, बट हाउ इज़ पॉसिबल? वो इंसान मुंबई में से चला भी गया और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चला। उसकी स्पेशल टीम में से एक आदमी बोला, बॉस हमने उसकी लोकेशन पर बहुत ही बड़ी नज़र रखी हुई थी, पर फिर भी वह ऐसे गायब हो गया जैसे मुंबई में आया ही नहीं था। सभी एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। समर्थ और तेजस भी इस वक्त यक्षित के अगल बगल में बैठे हुए थे। तेजस कुछ सोचते हुए बोला, बॉस कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारा टाइम वेस्ट कर रहा हो, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो। जिस इंसान की लोकेशन मुंबई में शो हो रही थी वो शख्स हो ही ना। यक्षित की तेजस की बात में पॉइंट नज़र आता है और ये ज़रूर तो नहीं कि ये वही शख्स है जिसे यक्षित पिछले कई सालों से ढूंढ रहा है। यक्षित कुछ सोचने देते हुए स्पेशल टीम को इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देते हुए बोला, इस केस से जुड़ी हर एक कड़ी को अपनी पैनी नज़र रखो। जिस किसी पर भी शक हो और उस शक की सुई इस पर जाती हो, इन्फॉर्म मी। सबसे यस बॉस, सबने यस बॉस कहा और फिर यक्षित अपने कैबिन से आ गया। थोड़ी ही देर में उसका फॉरेन के क्लाइंट के साथ मीटिंग होने वाली थी। आज की मीटिंग शेड्यूल देखने के बाद यक्षित एक पेंडिंग पड़ी फाइल को लेकर उसे रीड करने लगा। फाइल खत्म करने के बाद फिर से मीटिंग एरिया की तरफ जाने लगा जहां आज उसकी मीटिंग होने वाली थी। रजावत मेंशन। शाम के 6 बजे वन्या की नींद जीविका और उसके छोटे बेबी ने उठाने से खुली, वरना तो वह सीधे सुबह ही उठने वाली थी। वह अपने मासूम आंखों से जीविका को देख रहा था। वेद जीविका उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते बोली, बेबी आपकी मम्मा तो गहरी नींद में, हमें उन्हें जगाना होगा। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से जीविका की तरफ देखता, एक नज़र अपनी मम्मा को देखकर और फिर अपने छोटे हाथों को आगे कर वन्या के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे हिलाते बोला, मम्मा उठ जाओ। अपने बेबी की आवाज़ सुनकर वन्या उठ जाती है। जीविका अपनी दी की तरफ देखते हुए बोली, दी फ्रेश होकर आप मेहंदी के लिए नीचे आ जाओ, थोड़ी देर में मेहंदी शुरू होने वाली है। दृष्टि के साथ साथ बाकी लेडीज़ भी मेहंदी लगवाने लगी। वे तो अब अपने डैडी का इंतज़ार कर रहा था जो अभी तक नहीं आए थे। वन्या ने भी यक्षित का वेट कर रही थी। सारी लेडीज दृष्टि के साथ एक तरफ होकर मेहंदी लगवा रही थी, वहीं सारे घर के आदमी एक तरफ बैठकर अपनी ही बातें करने में बिजी थे। छोटे बच्चे बीच बीच में आकर वहाँ का चक्कर काटते हुए इधर उधर फुदकने लगे। जब उनकी मम्मा के हाथों पर मेहंदी लग गई तब वे बड़े ध्यान से उसे मेहंदी लगवाते हुए देख रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसकी मम्मा के हाथों में क्या हो रहा है। और नेक्स्ट एपिसोड, मेहंदी आर्टिस्ट वन्या के हाथों में मेहंदी लगाने में लगी हुई थी और छोटा वेद अपनी मम्मा के पास ही आलती पालती मारकर बैठा हुआ था और अपने छोटे छोटे गालों को अपने हाथों से भरकर उन अपनी मम्मा के हाथों में मेहंदी लगते देख रहा था और काफ़ी क्यूट लग रहा था। वेद को इस तरह देखकर सबके फेस पर स्माइल आ गई और बेबी निहार रहा था और उसकी तरफ झुककर आहिस्ते से उसके सिर पर किस कर लेती है। और शगुन जी जो सोफे पर बैठी हुई थी वह वेद की तरफ देखते बोली, वेद बेटा
आप मम्मा के हाथ को इतने गौर से क्यों देख रहे हो? ये सुनकर वेद का ध्यान टूटा और वह वहाँ से उठकर सोफे की तरफ चला गया जहाँ शकुन जी बैठी हुई थी। उनके बगल में दृष्टि बैठी थी जिसके दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। वह शकुन जी के पास आकर सोफे पर चढ़ते हुए उनके बगल में पालती मारकर बैठ गया और फिर अपनी टिमटिमाती आंखों से उनकी तरफ देखते हुए बोला, दादी मम्मा, मेरी मम्मा के हाथों में प्यार लग रही हैं ये आतियाँ। वे दृष्टि के हाथों में भी ध्यान से देखने लगा। ऐसे करने पर वह उसके हाथों को छूने के लिए जैसे ही अपने छोटे हाथ बढ़ाता है, वरना उसे रोकते हुए बोली कि बेटा क्या कर रहे हो? आप दृष्टि मासी के हाथ को नहीं छू सकते, उनकी मेहंदी खराब हो जाएगी। अपनी मम्मा की बात मानकर वेद अपने हाथ पीछे कर लेता और शगुन जी ये देखते हैं कि कैसे वह वन्या की बात को एक बार में मान लेता है और यक्षित को अकेले वेद को संभालने में बहुत मुश्किल होती थी। पर अब मम्मा का स्वीट बॉय बन चुका था। ये देखकर शगुन जी स्माइल करने लगी। शगुन जी वेद के सर पर प्यार से हाथ फेरते बोली, बेटा आपकी मम्मा और बाकी सब आंटियों के हाथ में मेहंदी लग रही है, जिससे उनके हाथों में एक प्यारी सी डिज़ाइन बन जाएगी। डिज़ाइन का नाम सुनते ही वेद की आंखें चमक गईं और वो बोला, दुलोइंग बाओ, वेदांश को दुलोइंग बहुत पसंद है। वेद की प्यारी सी मुस्कान देखकर एक बार फिर सभी स्माइल करने लगते हैं और वहीं भूले भटके युवान और शौर्य भी आ जाते हैं। वो आते ही शकुन जी के बगल में पसर जाते हैं। शकुन जी दोनों की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी अपने हाथों में मेहंदी लगवानी है? ये सुनकर दोनों जोर से ना में सिर हिलाते हुए शौर्य अपनी मोम के गले में हाथ डालते बोला, वो मम्मा हम दोनों बोर हो रहे थे, इसलिए सोचा क्यों ना आप सबकी मेहंदी ही देख लिए, वैसे भी हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। शकुन जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? शौर्य उनकी तरफ देखते बोला, विवेक भाई और यक्षित भाई अपने ऑफिस गए हैं। युवा शकुन जी की तरफ देखकर बोली, और अनय भाई घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अनय का नाम सुनकर दृष्टि का ध्यान उनकी बातों पर चला गया। क्या मतलब? वो ऐसा क्या थक गया जो कि अभी तक सो रहे? शगुन जी दोनों की तरफ देखते हुए बोली, क्या अनय अभी तक सो रहा है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और उठा के लाओ उसे। शकुन जी की बात सुनकर शौर्य और युवान आराम से सोफे पर पसरे हुए थे और दोनों ने सिर हिलाकर बहाने मारते बोला, मम्मा रहने दीजिए ना, क्यों अनय भाई को परेशान करना? बेचारी दृष्टि भाभी से रोमांस करते करते थक गए होंगे, उन्हें सोने दीजिए। दोनों की बातें सुनकर दृष्टि का तो चेहरा शर्म से लाल हो गया और भाई जीविका जो है और वन्या की इस सिचुएशन का मज़ा ले रही थी। शगुन जी दोनों की तरफ आंखें फाड़ कर देख रही थी कि ये दोनों क्या बोल रहे हैं। युवान बात को संभालते बोला, हमारा कहने का मतलब है कि भाई हल्दी फंक्शन के चक्कर में बहुत थक जाएंगे ना, इसलिए उन्हें सोने दीजिए आंटी, बेचारे बहुत थके हुए लग रहे थे। दृष्टि दोनों को घूर घूर कर देखने लगी। दोनों कान पकड़कर इशारे से सॉरी बोल रहे थे और कह रहे थे कि माफ़ कर दे। शगुन जी दोनों की तरफ देखते हुए बोली, अरे और कितनी देर तक सोएगा? जाकर उठा कर लाओ उसे। शगुन जी तीनों फैमिली के बच्चों से अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करती थी और शगुन जी की बातें सुनकर दोनों ना चाहते हुए उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। जीविका के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और वह बार बार अपने सिर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। शगुन जी ने वह देख लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, जीविका बेटा क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही हो? जीविका शगुन जी की तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं आंटी, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। वन्या का ध्यान जीविका की तरफ गया। इस वक्त उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्रिंसेस ज़्यादा सर दर्द हो रहा है? शगुन जी जीविका को अपने पास बुलाते हुए बोली, बेटा इधर आओ। और जीविका शगुन जी के सवालिया नज़रों को देखते हुए उनके पास चली जाती है। शगुन जी अपनी गोद में उस एक पिल्लो रखा और जीविका को वहाँ सिर रखने के लिए कहा और वह धीरे धीरे उसको जो है सिर दबाने लगी और उसको केयरिंग मॉम भी लग रही थी। वो जीविका को अपनी तरफ यूँ देखता देख शगुन जी बोली, बेटा ऐसे क्या देख रही हो? आओ मैं तुम्हें मसाज दे रही हूँ ना, तुम्हारा सिर ठीक दर्द हो जाएगा। जीविका
हेजिटेशन फील कर रही थी कि आंटी आप रहने दीजिए। जीविका की बातें सुनकर शगुन जी मन ही मन स्माइल करने लगी। उन्हें सोचा कि उनका बेटा सही कहता है, जीविका बहुत ही मासूम और प्यारी है। वह जीविका की तरफ घूरते हुए बोली, बेटा मैंने कहा आ जाओ। ये सुनकर जीविका झट से सोफे से पर आराम से लेट गई और शगुन जी के गोद में सिर रखकर और शगुन जी उसे मसाज देने लगी और ऐसा लगा जैसे कि उनके हाथों में जादू हो और जीविका का सिर दर्द गायब हो गया। तभी वहाँ विवेक आ गया और वह जीविका को ढूंढते वहाँ आया था। ऑफिस से आने के बाद उसे पता चला था कि सारी लेडीज़ नीचे लिविंग रूम में मेहंदी लगवा रही हैं, तो वहीं सीधा आ गया। शगुन जी विवेक को वहाँ देखकर बोली, आ गई तुम ऑफिस से? विवेक, हाँ मॉम, पर जीविका को क्या हुआ, ठीक है? विवेक की आवाज़ सुनकर जीविका अपनी आंखें खोल देती है और उठने लगती है, तो विवेक उसे कहता है कि तुम लेटे रहो। जीविका विवेक की तरफ देखते हुए बोला, बस सर में जरा सा दर्द है और कुछ नहीं। ये सुनकर विवेक सोफे की तरफ जाने लगा तो जीविका के पैरों को सोफे पर से उठाने लगा। तो जीविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? अगर आपको बैठना है तो मैं उठ जाती हूँ। विवेक उसकी तरफ आंखें छोटी करते हुए बोला कि नहीं, तुम लेट ही रहो। विवेक की एक डांट से जीविका एकदम शांत हो गई। दोनों को इस तरह देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि ऐसा करते हुए दोनों बिल्कुल हस्बैंड वाइफ लग रहे थे। जीविका के दोनों पैरों को पकड़कर सोफे पर बैठ गया और उसने उसके पैरों को अपनी गोद में रखकर पैरों पर हाथ रख लिया। विवेक अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, मॉम, आपने तो कभी मेरे सिर को नहीं दबाया और इसकी इतनी खातिरदारी। विवेक ने जीविका को परेशान करने के लिए कहा था। क्या आपको मुझसे जलन हो रही है कि आंटी मेरा सिर क्यों दबा रही है? फिर वे विवेक को चिढ़ाने वाली स्माइल से देखने लगी। विवेक जीविका के पैरों पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगा। वह जीविका की तरफ देखने लगा जैसे कह रहा हो, जान कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? तुम अकेले में मिलो फिर बताता हूँ, जलन हो रही है ना या नहीं। जीविका भी विवेक की मन की बातें समझ रही थी और वह जानबूझकर विवेक की तरफ न देखकर शगुन जी की तरफ देखते हुए बोली, मॉम, आपके हाथों में जादू है, देखिए मेरा सिर दर्द बिल्कुल ही गायब हो गया। जीविका की बातें सुनकर शगुन जी स्माइल करने लगी, क्योंकि उनसे गलती से ही सही पर उन्हें मॉम जो उसने कह दिया था। तभी जीविका को यह रियलाइज़ होता है और मासूम सा चेहरा बनाते बोली, सॉरी आंटी, वो गलती से। जीविका अपनी बात पूरी नहीं कर पाई कि शगुन जी बोली, नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, मुझे तुम अब मॉम ही बुलाओगी। जीविका के इतना प्यार से तो उसकी खुद की मॉम भी नहीं मिली थी। शुरुआत से मैं ही वन्या क्यों उसकी मॉम का किरदार निभाते आई थी। शगुन जी का इतना प्यार देखकर जीविका की आंखें नम हो गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। शगुन जी जीविका के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। वह उधर वेद जो है फुदकते हुए जीविका के पास आ गया और शगुन जी की गोद में सिर रखे हुए थी और विवेक की गोद में पैर। वेद ने अपनी मौसी के माथे पे हाथ रखा और टेम्परेचर नापते हुए चेक करते बोला, दादी माँ, दीपिका माथी को क्या हुआ? शगुन जी वेद को की तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, आपकी मौसी के सिर में दर्द था, इसलिए दादी माँ मम्मा उनका दर्द दूर कर रही थी। अब तक जीविका का सिर दर्द खत्म हो गया था। या तो शगुन जी की ममता भरे स्पर्श का जादू था या कुछ और, वो राहत मिली थी उसे। इसी सुकून के एहसास से जीविका जो है नींद के आगोश में चली गई। अब शगुन जी ने जीविका की आंखें की बंद आंखों को देखा तो उसके फेस पे स्माइल आ गई। जीविका कुछ हलचल नहीं कर रही थी। वह आहिस्ते से सोफे पर से जीविका का पैर उठाकर उठ बैठा और शगुन जी की तरफ देखकर बोला, मैं इसे इसके रूम में सुला देता हूँ। ये बोलकर उसने जीविका को अपनी गोद में उठा लिया और सीढ़ियों से होते हुए जीविका के कमरे की तरफ ले जाने लगा। तब तक वन्या के हाथ में भी मेहंदी लग चुकी थी। दृष्टि और वन्या दोनों ने शगुन जी की मेहंदी लगवाने की जिद की।
पहले तो वो मना करती रही और फिर वेद अपनी मम्मा की मेहंदी को देखता रहा। शौर्य और युवान अनय के कमरे में गए। दरवाज़ा पहले से ही खुला था, इसलिए वो सीधे अंदर चले गए। दोनों ने एक नज़र अनय को देखा जो कि चैन की नींद सो रहा था। उसे देखकर शौर्य और युवान को शैतानी सूझी और वे उसके पास कंधे पर बहुत प्यार से हिलाते हुए लड़कियों की आवाज़ में बोले, ये क्या आप अभी भी सो रहे? चलिए अब उठ भी जाइए। अनय जो कि नींद में था, वह उसे दृष्टि की आवाज़ समझकर दृष्टि के हाथों को पकड़ लिया और बोला, जान थोड़ी देर और सोने देना। ये बोलते हुए वह युवान को दृष्टि समझकर अपने करीब लाने लगा। दोनों मुंह दबाकर हंसने लगे। युवान लड़की की आवाज़ में बोला, क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे और जल्दी से उठ जाइए, वरना पापा आपको उठाने आ जाएंगे। अनय उसे अपने करीब करते हुए बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तुम आ गई हो तो इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अनय की बात सुनकर दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे को आंखों में देखने का इशारा से बोले, बड़ी ये अनय भाई तो कुछ ज़्यादा ही बेशर्म निकले। अब समझ आया दृष्टि भाभी ने आंखें क्यों दिखाती रहती हैं। युवान ने अनय के हाथ में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर अनय ने मजबूती से उसके हाथ पकड़े हुए थे। ये फील करते ही युवान और शौर्य की हालत और भी खराब हो गई। उन्होंने बस मस्ती करने के लिए सब किया था। उन्हें नहीं मालूम था कि अनय उस तरह से उन्हें कसकर पकड़ लेगा और वो बेचारे लाचार हो गए। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।